एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। दोस्तों, आज हम आपसे एक नए सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। उसका ताल्लुक, संबंध तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही है, लेकिन बात ज़रा सी अलग है। इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो वोटर्स हैं उनका वोटिंग पैटर्न क्या है, यानी वो किन पार्टियों को वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। तो अगर इस तरह से आप पूरे इलेक्शन के उस पर नज़र डालिए तो हमारी नज़र में उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं उनको 4 वोट बैंक्स में, बल्कि 5 वोट बैंक्स में बांटा जा सकता है। पहला वोट बैंक ओबीसी और एमबीसी, बैकवर्ड्स एंड मोस्ट बैकवर्ड, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, बेहद पसमानदा, ये वोट बैंक है। ये बहुत बड़ा है। लेकिन अपने पिछले वीडियो में हमने बहुत तफसील से बताया था कि ओबीसी और नॉन यादव जो ओबीसीज़ हैं और एमबीसीज़ हैं उनका किस तरीके से जमाव हो रहा है, किस तरीके से वो जमा हो रहे हैं और उनका झुकाव किस तरफ है, तो हम उस पर दोबारा आप रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा बड़ा वोट बैंक जो है उसे आप सवर्ण वोट बैंक कह सकते हैं, यानी अपर कास्ट वोट बैंक। यानी जो अपर कास्ट हैं, ख़ास तौर पर 3, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका झुकाव किस तरफ है और क्यों है। अब इनमें सवर्णों में, अपर कास्ट में जो सबसे बड़ा चंक है वो ब्राह्मण का है। उत्तर प्रदेश में 12% के आसपास, 12% के आसपास ब्राह्मण वोटर। ये ब्राह्मण वोटर 1947 के बाद, आज़ादी के बाद से हमेशा कांग्रेस के साथ रहे और 40 साल तक ये कांग्रेस के साथ ही रहे। 80s और 90s में इन्होंने कांग्रेस से शिफ्ट होना शुरू किया और बीजेपी की तरफ खिसकना शुरू किया और आज ये पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुके। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है, कुछ आवाज़ें ये उठ रही हैं कि ब्राह्मण बहुत खफा हैं। ब्राह्मण बहुत खफा हैं, एक तो आदित्यनाथ से और उनके ठाकुरवाद से। ब्राह्मणों को ये शिकायत है कि इतना ठाकुरवाद हो गया है कि ब्राह्मणों के हितों के और ब्राह्मणों के इंटरेस्ट को बिल्कुल भुला दिया गया है। उसके साथ कहते हैं कि खफगी की एक वजह यह भी है कि जैसे विकास दुबे का जाली एनकाउंटर हुआ, उसके भाई की 4 दिन की ब्याहता बीवी को, खुशी दुबे को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। और भी कुछ ब्राह्मणों के मर्डर हुए, कुछ ब्राह्मणों को अरेस्ट भी किया गया। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो इस वक्त बीजेपी से खफा हैं और वो समाजवादी पार्टी को वोट दे सकते हैं। हो सकता है ये सब बातें सही हो, इनमें सच्चाई हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि ब्राह्मण या कम से कम ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वर्ग एसपी को वोट दे सकता है, समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। उसकी वजह ये है कि ब्राह्मणों ने कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। वो समाजवादी पार्टी को बेसिकली, बुनियादी तौर पर मुस्लिम्स और यादव की पार्टी समझते हैं, इसलिए उससे दूर रहते हैं। ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी को, बीएसपी को वोट दे सकते हैं और उन्होंने दिया भी है, लेकिन एसपी को नहीं देते। आपको याद है नारा अब से 10-12 साल पहले का कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, और पत्थर रख लो छाती पर, मोहर लगा दो हाथी पर। हाथी आप जैसा कि जानते हैं बीएसपी का चुनाव निशान है।
और ये सब उस वक्त उन्होंने बीएसपी को वोट दिया था, मगर बीएसपी को उन्होंने वोट दिया था समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह की पावर, उनकी गवर्नमेंट नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीएसपी को वोट दिया। तो इस बार भी ये तो हो सकता है कि अगर वाकई वो खफा हैं तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्राह्मण वोटर भी काफ़ी हैं और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट भी ब्राह्मण दिया है, वहाँ तो हो सकता है ब्राह्मण उस एसपी कैंडिडेट को वोट दे दे। लेकिन जहाँ कैंडिडेट ब्राह्मण नहीं है समाजवादी पार्टी का, वहाँ मुझे शक है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अगर वो वाकई बहुत खफा हैं और बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, आदित्यनाथ को नहीं देना चाहते, जो भी बात हो, तो अगर वाकई बहुत खफा हैं तो ये तो मुमकिन है कि उनका एक थोड़ा सा हिस्सा कांग्रेस की तरफ खिसक जाए, क्योंकि कांग्रेस उनका पहला घर है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, इस पर मुझे शुबा है। उसके बाद ठाकुर छत्री पूरी तरीके से आंख बंद करके आदित्यनाथ के पीछे खड़े और वो आदित्यनाथ को ही वोट देंगे। इसी तरीके से वैश्यों का भी बड़ा हिस्सा, बड़ा वर्ग, शायद कायस्तों की कुछ छोटी मोटी तादाद बाद शहरों में बीजेपी से दूर हो जाए, वरना वैश्यों का भी एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ ही जाएगा। तीसरा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम्स यूपी में 20% के आसपास है वोटर्स, लेकिन मुसलमान वोटर्स के बारे में ये डर जताया जाता है, या डर लोग समझते हैं कि इनके वोट बिखर सकते, एक जगह गिनने के बजाय 2-3 जगह बट सकते हैं। और ये अगर डर है तो बहुत गलत भी नहीं, क्योंकि ऐसा हो चुका है। 2017 में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन था। उसके अलावा असदुद्दीन अवैसी की MIM थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उसके अलावा एक पीस पार्टी भी थी। तो जब वोटिंग हुई तो बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट गया, लेकिन वो 4 जगह बट गया। कुछ एसपी में गया, कुछ कांग्रेस में गया, कुछ बीएसपी में गया, कुछ पीस पार्टी में गया, थोड़ा सा MIM में भी गया। नतीजा ये हुआ कि सबसे बड़ा नुकसान उस 2017 में कांग्रेस को हुआ, जो 7 मेंबर और 7% वोट तक सिमट कर रहे हैं। तो जाहिर है इस वजह से अब भी लोगों को ये होता है कि भाई, क्योंकि इस बार भी गठबंधन में कांग्रेस नहीं है, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और दूसरी छोटे मोटे कुछ ग्रुप्स हैं, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस अलग है। उसके अलावा MIM भी मौजूद है। पीस पार्टी यहाँ नहीं है। अब लोग कहते हैं कि पीस पार्टी अब पीसेस में बट गई। जो भी हो, लेकिन बहरहाल कांग्रेस है, MIM है और गठबंधन है। लेकिन एक फ़र्क इस बार है, जो पिछले बार था मगर इतनी शिद्दत से नहीं था, इतना शदीद नहीं था। वो फ़र्क ये है कि पिछले 5 सालों में आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने यूपी के मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। इतना परेशान किया है कि वो बेजार हो गए। कभी लव जिहाद के नाम पे मुस्लिम नौजवानों को बंद कर दिया, कभी धर्म परिवर्तन, जबरी धर्म परिवर्तन के नाम पर कलीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे रिस्पेक्टेड लोगों को बंद कर दिया, बुज़ुर्गों को बंद कर दिया। कभी मस्जिदें ढा दी, कभी उनके मकान और दुकान खुर्क कर लिए, कहीं बुलडोज़र चला दिया, गरज के उनकी ज़िंदगी उनके लिए मुसीबत बना दी। तो ये इस बार उनको गुस्सा, वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ये गवर्नमेंट वापस ना आए। और वो ये देख रहे हैं कि उसके वापस ना आने की 2 ही सूरतें। एक सूरत ये कि मुसलमान वोट न बिखरे,
और दूसरी सूरत ये कि वोट सब एक ही जगह जाएं और वो जाएं समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को। और ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं आपको बताऊं। बीएसपी ने शायद बीजेपी के इशारे पर इस बार मुस्लिम कैंडिडेट्स को बेतहाशा टिकट दिए, बहुत टिकट दिए। शायद 2012 में दिए हों, उसके बाद कभी इतने टिकट नहीं दिए थे। अब वो सब मुस्लिम कैंडिडेट हैं, लेकिन ये है कि ये मुस्लिम कैंडिडेट जो बीएसपी के हैं, उनको ये मालूम है कि जो इलेक्शन में खर्चा होता है, अब तो जानते हैं आपकी कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लाखों करोड़ों की बात चलती है, एमएलए के और असेंबली के इलेक्शन में खर्चे का क्या कहना। तो ये पैसा कौन देगा, ये खर्चा कौन उठाएगा? बहन जी तो देने से रही, तो या तो ये खर्चा वो अपने घर से करें, और घर से करें तो उन्हें मालूम है कि बीएसपी की सरकार तो बनने से रही, तो फिर ये पैसा वापस आएगा, ये तो डूब जाएगा। तो इसीलिए जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो अब घर में बैठ गए। तो जब उम्मीदवारों को ही इलेक्शन से दिलचस्पी नहीं है तो वोटर्स को उनको जिताने में क्या दिलचस्पी होगी। अब रहे असदुद्दीन अवैसी, पिछली बार उन्होंने 38 कैंडिडेट खड़े किए थे, 37 की ज़मानत जब्त हो गई थी, और 38 कैंडिडेट को 38 कैंडिडेट्स को मिलाकर 2 लाख से कुछ ऊपर वोट मिले थे। इस बार जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि हालत ये है कि बहुत से एमआईएम के, अवैसी के उम्मीदवार जब खुद अपना वोट डालने जाएंगे तो अपनी पार्टी का जो चुनाव निशान है पतंग, उसके बजाय साइकिल के निशान पे बटन दबा देंगे। ये हमको फीडबैक मिला। इसका मतलब ये है कि ये शायद पहली बार हो रहा है कि 90%, और कुछ कहते हैं कि 90% से भी ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो साइकिल पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दलितों को दोस्तों मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ। एक वो दलित जिनकी उम्र 40 साल और उससे ऊपर है, और दूसरे वो दलित जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है। जो 40 साल से ऊपर, और ख़ास तौर पर मैं जाटव दलित की बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि और पासी की वगैरह के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, मैं जाटव दलित की बात कर रहा हूँ। जाटव दलित 15% के करीब है। तो जाटव दलित के जो 40 से ऊपर के लोग वोटर्स हैं, वो उनमें से बड़ी तादाद उनकी है जिन्होंने बीएसपी को कांशीराम के ज़माने में ज्वाइन किया था। तो वो लोग तो ऐसे हैं कि उनको इससे गरज इससे है कि बीएसपी की सरकार बनती है नहीं बनती, या बीएसपी का कैंडिडेट जीतता है नहीं जीतता, वो तो बीएसपी को ही वोट देंगे, और इस बार भी देंगे। जो 40 से नीचे का जाटव दलित है वो अपने बुज़ुर्गों के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड भी है और थोड़ा बेटर इन्फॉर्म्ड भी है, उसको जानकारी भी चीज़ों की ज़्यादा है। वो ये देख रहा है, और वो सबसे ज़्यादा ये कि बीजेपी की एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी का शिकार भी हुआ है। वो ये देख रहा है कि बीएसपी की सरकार तो बनेगी नहीं, तो बीएसपी को वोट देना बिल्कुल, वोट को तो गड्ढे में डाल देना है। तो इसलिए वो किसी कीमत पर ये नहीं चाहता कि ये बीजेपी की सरकार लौटे। इसलिए जो 40 साल के नीचे का दलित है उसका कुछ हिस्सा एसपी को और शायद थोड़ा सा हिस्सा कांग्रेस को मिल सकता है। और अब आखिरी वोट बैंक की बात करें, औरतों की, नारियों की, अपनी बहनों की, बेटियों की, अपनी माँओं की, ये 50% हैं टोटल वोटर्स का। 50% आप सोच लीजिए। इनमें से एक बड़ा हिस्सा तो वो है औरतों का जो आम तौर पर शहरों में और ख़ास तौर पर देहातों में अपने पिता, अपने पति, अपने भाई जिस पार्टी को वोट देते हैं उसी को ये भी वोट देते हैं। लेकिन एक हिस्सा अब ऐसा है इन ख़ास तौर पर युवतियों का, जवान लड़कियों का, जो अपने दिमाग से सोचना चाहते हैं, दूसरों के दिमाग से नहीं, जो दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, दूसरों की आंखों से देखना नहीं चाहती हैं, जिनकी अपनी सोच बन चुकी है। ख़ास तौर पर दलित जवान लड़कियां
जिनकी आंखों में नए जीवन के सपने हैं, जिनके दिल में इज्जत और मोहब्बत की ज़िंदगी जीने का अरमान है, इनकी समझ में एक बात आ गई है, जहाँ तक मुझे लगता है कि लड़की हूँ तो लड़ सकती। इनको प्रियंका में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। जो लोग क्रिकेट को जानते हैं उनको मालूम है कि क्रिकेट में बॉलिंग कई तरह की होती है, आउट स्विंगर, इन स्विंगर, गुड लेंथ, फुल टॉस, बाउंसर। एक बॉल होता है जिसे कहते हैं गुगली, यह बड़ा खतरनाक बॉल होता है। ये जहाँ टप्पा पड़ता है फिर पता नहीं है दाईं तरफ जाएगा या बाईं तरफ। प्रियंका गांधी ने एक गुगली फेंक दी। अब देखना है कि ये गुगली का बाल किधर का रुख करता है। प्रियंका के नारे में लड़कियों को अपने जीवन की आशा दिखाई देती है। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे। तो ये है हमारी राय। चाहिए तो इसे विश्लेषण समझिए, इसे एनालिसिस समझिए, इसे तजिया सही समझिए। आपकी मर्ज़ी, मानिए तो आपकी मर्ज़ी, न मानिए तो आपकी मर्ज़ी, मगर हमें यही कहना था। तो अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म साहब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।